जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान अध्याय 2 कक्षा 12 का है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जान लिया था अध्याय 1 में जीवों में जनन कैसे होता है, यानी कि कितने प्रकार से उसकी जो जनन होती है वो होती है और जनन की क्या घटनाएं होती है, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। कौन से पादप? ऐसे पादप जो पुष्प बनाते हैं उनमें लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से पादप होते हैं जो पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए गए हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर। तो आ जाएगा आपका शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत बीजी पादप और एंजियोस्पर्म को कहते हैं हम आवृत बीजी पादप। कौन कौन से, एक बार नोट कीजिए। आएगा आपका इसके अंतर्गत शैवाल, जिसे हम क्या कहते हैं एल्गी। उसके बाद आएगा आपका ब्रायोफाइटा, फिर इसके बाद आएगा आपका टेरिडोफाइटा, फिर इसके बाद आएगा आपका अनावृत बीजी, और इसके बाद आएगा आपका आवृत बीजी। आवृत बीजी, ठीक है, क्लियर हो क्या? इसको अंग्रेजी में कहेंगे ब्रायोफाइटा, को टेरिडोफाइटा कहेंगे। अनावृत बीजी को कहेंगे हम जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी को कहेंगे हम एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये हमारे 5 पादप हो गए। जितने भी पादप है उनको 5 भागों में बांटा गया है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अब इनके लक्षण के बारे में देख लेते हैं, किस लक्षण के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैवाल के बारे में, यानी कि एल्गी के बारे में। तो इनका मुख्य लक्षण होता है, ठीक है, इनको सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है वो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज कुछ भी नहीं पाया जाता है, सब के सब एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रायोफाइटा। तो इस पादप में जो ब्रायोफाइटा होता है वो इससे एडवांस होता है, किससे? एल्गी से। तो इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, ठीक है, जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं मूलाभास। ठीक है, क्या कहते हैं? के जैसी संरचना पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं? मूलाभास, यानी कि राइजोम। क्या कहते हैं? मूलाभास। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है कि ब्रायोफाइटा का मुख्य कैरेक्टर क्या है, मुख्य लक्षण क्या है। उसमें हम बताएंगे, एक लक्षण तो ये हो गया कि उसके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन जड़, तना, पत्ती वास्तविक रूप में नहीं पाई जाती है, और उस संरचना को कहते हैं हम मूलाभास, यानी कि राइजोम। फिर उसके बाद इससे भी ज्यादा डेवलप, ठीक है, इससे भी, यानी कि ब्रायोफाइटा से ज्यादा एडवांस एक पादप आया, एक वर्ग आया, जिसे टेरिडोफाइटा कहते हैं। अब टेरिडोफाइटा में क्या होगा भाई? टेरिडोफाइटा में होता है जो जड़, तना, पत्ती होती है वो पाई जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत पुष्प और बीज दोनों नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? जड़, तना और पत्ती
पाई जाती है। क्या होती है? पाई जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत जो होता है पुष्प और बीज दोनों नहीं पाई जाती हैं। पुष्प और बीज दोनों अब्सेंट रहती हैं। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, इसके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद इससे भी एडवांस आया, इससे भी ज्यादा कैरेक्टर वाला आया। कौन आया? अनावृत बीजी पादप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें जड़, तना, पत्ती सभी पाई जाती हैं, साथ साथ इसमें बीज भी पाया जाता है। ठीक है, इससे भी ज्यादा एडवांस हुआ कि नहीं? इसमें बीज पाया जाता है, लेकिन इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। पुष्प नहीं पाया जाता है, पुष्प अब्सेंट रहता है। फिर इससे एडवांस यानी कि जिम्नोस्पर्म से ज्यादा एडवांस आया, वो हो गया आपका आवृत बीजी पादप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसका क्या लक्षण है? इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज सब के सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज सभी पाए जाते हैं। और हमें जो अध्ययन करता है वो करना है आवृत बीजी पादप में पुष्प, आवृत बीजी पादप के पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो है आवृत बीजी पादप के बारे में। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है शैवाल के बारे में, नहीं पढ़ना है ब्रायोफाइटा के बारे में, नहीं पढ़ना है टेरिडोफाइटा के बारे में, और ना ही पढ़ना है हमें अनावृत बीजी पादप के बारे में। इन सभी की हमने पिछले कक्षा में इस सभी के बारे में पढ़ लिया था। और हमें पढ़ना है केवल और केवल आवृत बीजी पादप के बारे में, जिसमें पुष्प, बीज, जड़, तना, पत्ती तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब हम सबसे पहले इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं कि पुष्पी पादप होता क्या है। ठीक है, पुष्पी पादप होता क्या है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, और इस पुष्प की जो खेती होती है उसका किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल पुष्प का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो हम लिखेंगे यहां पर पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ठीक है, बात आई पुष्पों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो हो जाएगा हमारा आंसर एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी ये आपका एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। ठीक है, हम जो भी बात बता रहे हैं सब एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। ये आपका एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। पुष्प का अध्ययन हम करते हैं एंथोलॉजी के अंतर्गत। एंथोलॉजी के अंतर्गत अब दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा वो हो गया पुष्पों की खेती का अध्ययन। पुष्पों की खेती का अध्ययन। पुष्पों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ठीक है, बहुत से लोग होते हैं पुष्प की खेती करते हैं और उसे मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और अच्छे खासे इनकम भी करते हैं। तो उस खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? उस खेती के अध्ययन को हम करते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, पुष्प की खेती के अध्ययन को हम करते हैं फ्लोरिकल्चर। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पुष्पों के अध्ययन यानी कि कोई एक पुष्प है उसकी बाह्य मॉर्फोलॉजी और उसमें पाए जाने वाले जनन के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम एंथोलॉजी। और पुष्प की जो खेती होती है उसका जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फिर उसके बाद बात आता है कि जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। दुनिया का सबसे छोटा पुष्प है उसका नाम क्या है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, हमारे राज्य का पुष्प क्या है, हमारे राज्य का वृक्ष क्या है। इन सबको जानना जरूरी होता है क्योंकि ये आपके बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अक्सर लोग यही पॉइंट्स को आपको पूछते हैं, न कि आपके सिलेबस से पूछेंगे कि इसमें क्या जनन होता है, किस प्रकार का जनन होता है, इस जनन की घटना वो बताइए। इस प्रकार से नहीं पूछते हैं, बल्कि आपके एक एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको पूछते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया
पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद हमने बता दिया पुष्पों की खेती जो होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। ठीक है, लिखेंगे हम सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प। ठीक है, जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो होता है 18 किलो का। सबसे बड़ा पुष्प है 18 किलो का, जिसका नाम है रफलेशिया। क्या है? रफलेशिया, रफलेशिया, जो कि 18 किलो का होता है। कितने केजी का? 18 केजी का। और इसको एडवर्टाइजमेंट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, रफलेशिया को। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट में, सबसे छोटा पुष्प। ठीक है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो होता है वोल्फिया। सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प जो है दोस्तों उसका नाम है वोल्फिया। क्या? वोल्फिया। ठीक है, ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा पुष्प रफलेस या सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। अब बात कर लेते हैं हम आपके राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। ठीक है, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है, नेशनल फ्लावर होता है, उसका क्या नाम है और उसके वनस्पति नाम को भी जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुष्प, जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो है हमारा कमल, जिसे नीलंबो न्यूक्लीफेरा के नाम से जानते हैं। उसका वनस्पतिक नाम होता है, क्या है? कमल। और इसका वनस्पति नाम है नीलंबो न्यूक्लीफेरा। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, पुष्पों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, उसके बाद हो गया सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प और राष्ट्रीय पुष्प। अब हम चूंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प होता है वो अलग होता है। हर स्टेट का, हर राज्य का जो राजकीय पुष्प होता है वो अलग होता है। राजकीय वृक्ष जो होता है वो भी अलग होता है। तो हम इसको भी जान लेते हैं लगे हाथ। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प जो होता है वो है हमारा ब्रह्म कमल। क्या है? ब्रह्म कमल। ठीक है, ब्रह्म कमल, जिसका बॉटेनिकल नाम है सौसोरिया एल्वोलेटा। ठीक है, सौसोरिया एल्वोलेटा। फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बात कर लिए। अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पौधा क्या होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पौधा, या फिर इसको हम वृक्ष कहते हैं। दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो है वट वृक्ष, यानी कि अशोक, राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक, और जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है वट, यानी कि बरगद। तो हम उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो इसका नाम है अशोक, जिसके हम अशोका सराका इसका बॉटेनिकल नेम है। आप जल्दी से इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों अब चलिए हम चैप्टर की ओर चलते हैं, अपने लेसन की ओर चलते हैं, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो दोस्तों इसमें भी हम जानेंगे जो पुष्प बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, किसी पादप में जब पुष्प बनने की बारी आती है तो वहां से कुछ हार्मोन्स निकलने लगते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है जिब्रेलिन। ठीक है, पुष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत जिब्रेलिन हार्मोन्स के सिक्रीशन से होती है। ठीक है, और जो पुष्प बनता है, जो कली होती है, ठीक है, आपने गुलाब का फूल देखा होगा तो उसकी जो कली होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब ये जो कली होती है वो जब पुष्प बनता है तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है?
ठीक है। इस पादप में जब पुष्प बनने की बारी होती है तो वहां से जिबरेलिन हार्मोन निकलता है, लेकिन ये जब कली पुष्प बनती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो होगा नोट करेंगे, फ्लोरीजेन हार्मोन की उपस्थिति में फ्लोरीजेन हार्मोन की उपस्थिति में पुष्प की कलियां पुष्प में बदल जाती हैं। पुष्प की कलियां पुष्प में बदल जाती हैं। ये एक पॉइंट नोट हो गया। फिर उसके बाद चल लेते हैं पुष्प होता क्या है। आखिर हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुष्प होता क्या है। अगर आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, ठीक है, वो क्या करता है, तो सबसे पहले उसका नाम जानना जरूरी होता है, फिर उसके बाद उसका काम जानना जरूरी होता है, तब जाकर के पता चलेगा वो क्या करता है, क्या है। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले जानेंगे पुष्प क्या है। पुष्प क्या है, तो दोस्तों जो पुष्प होता है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है, एक परिवर्तित रूप होता है पत्ती और तने का। जो पुष्प होता है वो एक पत्ती और तने का परिवर्तित रूप होता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, पुष्प पत्तियों एवं तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है, जो पुष्प होता है वो पत्ती और तने का परिवर्तित रूप होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सभी पुष्प में, कोई भी पुष्प होता है उसमें दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। एक होता है सहायक चक्र और एक होता है आवश्यक चक्र, जिसे हम जनन चक्र कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो नॉन एसेंशियल चक्र और एसेंशियल चक्र, एसेंशियल वर्ण, नॉन एसेंशियल वर्ण। तो दोस्तों एसेंशियल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी कि जो आवश्यक चक्र होते हैं उसमें कौन कौन से चक्र आते हैं, और जो सहायक चक्र होते हैं उसमें कौन कौन से चक्र आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तरफ हम लिखेंगे सहायक चक्र और दूसरा नीचे हम लिखेंगे आवश्यक चक्र। ठीक है, तो सहायक चक्र के अंतर्गत आ जाएगी आपकी बाह्य दल और दल। अब देखिए दल किसे कहते हैं, जो पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। ठीक है, पुष्प के रंगीन भाग को हम दल कहते हैं या फिर उसी को हम पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। तो आपका जो सहायक चक्र होता है वो दो होता है। क्या होता है, बाह्य दल और दल, ये दो आपके सहायक चक्र हो गए। अभी हम आपको एक पुष्प की संरचना बनाएंगे, फिर उसमें आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। पहले आप इस बातों को जान लीजिए। फिर दूसरा आता है आपका सहायक चक्र। अब सहायक चक्र में पाया जाएगा एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी कि पुंकेसर और अंडाशय। तो क्या पाया जाएगा, पुंकेसर और अंडाशय। अब देखिए, अब जो पुंकेसर होता है वो बनाता है स्टामेन, स्टामेन को कहते हैं। अब इसमें पाया जाएगा पॉलिन ग्रेन, यानी कि परागकण पाएगी, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि नर लैंगिक अंग होता है। और जो अंडाशय होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि मादा लैंगिक अंग होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। ये आपका हो गया नर लैंगिक अंग, नर लैंगिक, और ये हो गया आपका मादा लैंगिक अंग। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम देगा, ये बाद में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक पुष्प की संरचना के बारे में। उस पुष्प की संरचना में कौन से चार महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं, तो वो चारों महत्वपूर्ण भाग ये हैं आपके बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडाशय।
इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एक बढ़िया सा पुष्प का संरचना हमने बना दिया है। अब इसलिए हम जानेंगे कौन सा पार्ट जो होता है वो सहायक चक्र होता है और कौन सा आवश्यक चक्र होता है। देखिए, सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, इतने वाले भाग की। इस भाग में जो होता है वो पाया जाता है, इसे करते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। अब इसके जो नीचे ये वाली भाग पाई जाती है, इसे हम कहेंगे वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका। फिर उसके बाद हम इस कलर, जो ये आपका रंगहीन दिखाई दे रहा है, रंगीन भाग दिखाई दे रहा है, ये रंगीन जो भाग है वो आपका है पंखुड़ी, जिसे हम कहते हैं दल। ठीक है, इस रंगीन भाग को हम कहेंगे दल और इसी को हम कह सकते हैं पंखुड़ी। ठीक है, इतना बात हुआ स्पष्ट। अब इसके बाद इसमें ये जो भाग है इसे हम कहेंगे परागकोश और परागकोश के ठीक नीचे एक भाग पाई जाती है जिसे कहते हैं हम कनेक्टिव। फिर उसके बाद इसके कनेक्टिव के नीचे एक भाग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट यानी कि डंठल तंतु। ये है आपका डंठल तंतु। अब इस तीनों भाग को, परागकोश, कनेक्टिव और डंठल तंतु को मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर। अब ये जो पुंकेसर है दोस्तों, ये आपका है एसेसरी वर्ल यानी कि आवश्यक चक्र। अब ये पुंकेसर आपका नर लैंगिक अंग होता है। इसी परागकोश में बनता है परागकण, जो कि परागण के लिए सहायता करता है। फिर उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं सबसे निचले भाग की। ये जो भाग है आपका वो कहलाएगा अंडाशय। अब ये जो अंडाशय होता है ये भी आपका एक एक्सेसरी वर्ल है जिसे हम आवश्यक चक्र के नाम से जानते हैं, और जो अंडाशय होता है वो कहलाता है आपका मादा लैंगिक अंग। पुंकेसर और अंडाशय दोनों लैंगिक अंग कहलाते हैं, एक नर लैंगिक अंग कहलाता है और दूसरा मादा लैंगिक अंग कहलाता है। फिर उसके बाद हम एक सहायक चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका दल पुंज, सॉरी बाह्य दल, बाह्य दल। ठीक है, अब इसमें देखिए पूरे 4 प्रकार के चक्र पाए गए हैं। पहला है आपका पुंकेसर, दूसरा है दल, तीसरा है अंडाशय और चौथा है बाह्य दल। ये 4 प्रकार के चक्र पाए गए हैं। पुंकेसर कहलाता है आपका नर लैंगिक अंग, अंडाशय कहलाता है आपका मादा लैंगिक अंग, और जो दल होता है और बाह्य दल होता है वो होता है सहायक चक्र, यानी कि किसी भी पुष्प को ये सहायक करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये रही पुष्प की संरचना और उसमें कौन कौन से दल पाए जाते हैं, किस दल को क्या कहते हैं, उसके बारे में आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको हम बताएंगे कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प के बारे में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण पुष्प के बारे में। ठीक है, अगर हम पूर्ण पुष्प की बात करें, कंप्लीट फ्लावर की बात करें, तो उसके अंतर्गत पुंकेसर, दल, अंडाशय और बाह्य दल, ये चारों पार्ट यानी कि चारों चक्र पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कहेंगे पुष्प के सभी चारों चक्र उपस्थित होंगे। ठीक है, पुष्प के चारों सभी चक्र उपस्थित होंगे, यानी कि पुंकेसर, दल, अंडाशय, बाह्य दल, एसेसरी वर्ल और नॉन एसेसरी वर्ल दोनों प्रेजेंट होगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अपूर्ण पुष्प के बारे में। अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? अब नाम से पता करना है, अपूर्ण यानी कि ये पूरा नहीं है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? पूर्ण पुष्प के जैसा ये नहीं होगा, ये चारों चक्र में से कोई एक चक्र अनुपस्थित होगा।
कोई एक चक्र या फिर एक से अधिक चक्र भी अनुपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें हम कहेंगे पुष्प के सभी चक्रों में से कोई एक अनुपस्थित होगा। क्या होगा? अनुपस्थित। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। पूर्ण पुष्प कहलाएगा जिसमें सभी चक्र पाए जाते हैं, यानी कि पुंकेसर, दल, अंडाशय, बाह्यदल। अपूर्ण पुष्प कहलाएगा कोई एक चक्र अनुपस्थित होगा, चाहे वो दल अनुपस्थित हो या फिर वो पुंकेसर अनुपस्थित हो या फिर अंडाशय अनुपस्थित हो या फिर बाह्यदल अनुपस्थित हो, कोई एक चक्र इसमें से अनुपस्थित होगा तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। ठीक है, चलिए इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं परफेक्ट फ्लावर, कौन सा पुष्प बहुत सही होता है, और उसके बाद बात कर लेते हैं इनपरफेक्ट फ्लावर, कौन सा पुष्प इनपरफेक्ट होता है। तो दोस्तों जो परफेक्ट फ्लावर होता है वो होता है पूर्ण पुष्प। ठीक है, जिसमें सभी चारों भाग पाए जाते हैं, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, वो कहलाएगा परफेक्ट फ्लावर। उसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, जिसका बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उसके बाद आएगा इम्परफेक्ट फ्लावर, अब वो होगा इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अपूर्ण पुष्प, उसका एग्जाम्पल होगा कार्न प्लांट, यानी कि हमारे अनाज वाले जो प्लांट होते हैं वो कहलाएंगे इनपरफेक्ट फ्लावर। आई होप दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप किसी भी क्लास को मिस न कर पाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचे और अच्छे से पढ़ पाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।